गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप सिंह आपका यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उदारीकरण क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरल हिंदी में हम कहेंगे उदार। तो उदार का मतलब होता है नरम। ठीक है, जैसा कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद हमने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है काफ़ी लंबा संघर्ष किया। तो उसमें भी आप देखते होंगे जो उदार नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे। तो उदारवादी का मतलब है नरम स्वभाव से। वो लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन वो अपनी जो उनका प्रोसेस था जो हमारे देश को आज़ाद कराने का, वो बहुत नरम स्वभाव से आज़ाद कराते थे। जैसे कोई डिमांड है तो अंग्रेजों से उस चीज़ का प्रस्ताव रखना या उसके प्रति एक कानूनी रुख अपनाना, वो था उदारवाद। तो यहाँ पे भी हम समझेंगे कि हमारा जो उदारवाद है वो है क्या है, जो नियम कानून है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना, लचीलापन लाना, वो होता है उदारवाद। तो इसको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज को भी समझना हो तो उसकी हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसकी उदारवाद की वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो उसमें क्या है, सबसे पहले फ्रीडम। फ्रीडम क्या मतलब क्या है कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमारे लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल समझिए, जैसे हमारा देश जब गुलाम था तो हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। ना तो कहीं आ जा सकते थे, ना हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, ना हमें अपनी संस्थाएं खोलने की स्वतंत्रता थी। तो हमारा जो डेवलपमेंट था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें कुछ स्वतंत्रता मिली, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि और अधिक इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, उदारवाद का मतलब ही क्या है, लचीलापन। जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारी पॉलिसीज हैं, उसमें लचीलापन होना आवश्यक है। जब तक लचीलापन नहीं होगा तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करते करते काफी समय लग जाता है। और आज भी आप देख रहे होंगे जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं चल रही हैं, उनमें और प्राइवेट में आप कंपैरिजन करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जहाँ पे संसाधनों की कमी है या ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, उसको फिल कर पाने में काफी टाइम लग जाता है गवर्नमेंट संस्थाओं में। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, इसमें आसानी से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है, उसको जल्द ही फॉलो कर लिया जाता है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो सीमित दायरा होता है। और गवर्नमेंट का जो रूल्स होते हैं उसमें काफी कुछ बाधाएं आती रहती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये क्या है, इट डील्स टू फास्ट डेवलपमेंट। जो उदारीकरण है वो फास्ट डेवलपमेंट से संबंधित है। फास्ट का मतलब है त्वरित, हमारा जो विकास होता है, शीघ्र विकास होता है। वो कैसे होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर हमारे यहाँ निजीकरण हो या जो हमारी योजनाएं हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन कम होना चाहिए, वहाँ जगह जगह से हमें एफिलिएशन नहीं लेनी पड़नी चाहिए। तो अगर ऐसा जब होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा लिबरलाइजेशन है, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जब लचीलापन होगा हर किसी चीज में या लाइसेंस लेने में। जैसे हम कोई व्यापार ही करते हैं, उसमें काफी सारी हमें बाधाएं होती हैं। सेल टैक्स में हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, काफी कुछ रहता है। तो उनको अगर हम बदलेंगे या चेंज लाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होगा, क्योंकि जब हमें टैक्स नहीं देना होगा, हम भी उस चीज को अधिक से अधिक जगह तक पहुंचा सकते हैं। इसका अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम फार्मिंग की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि आप टैक्स फ्री हैं या आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, एक सामान को दूसरी जगह बेच सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने जो आपका जो भी अनाज है या कुछ चीजें आप दूसरी स्टेट में ले जाते हैं, तो वहां पे जो बॉर्डर्स हैं वहां पे फिर भी आपको एक बाउंडेशन रहता है आपके लिए। वहां पे कुछ अधिकारी बैठे होंगे, सेल टैक्स वाले या मंडी समिति वाले, वो भी आपको रोक लेते हैं, ऑन पेपर मांगते हैं, किसानों से भी मांगते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कुछ किसान जो है अपने माल को वहां नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो प्रॉफिट किसको मिलता है, वो प्रॉफिट मिलता है मीडिएटर को, जो यहाँ से माल खरीदा और उसी को
जिस तरह से भी वो लाइसेंसिंग प्रणाली में आकर अधिक मुनाफा कमाता है। तो जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसमें काफी सारा टैक्स या कहते हैं भ्रष्टाचार भी है, कुछ घूस दी जाती है। तो ये जब चीजें हम बदलेंगे तो अपने आप जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब अब अगर बात करें रिड्यूस रेस्ट्रिक्शंस, जो हमारा लिबरलाइजेशन है उस वो क्या कहता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें कमी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, कम कर देना चाहिए। इसके लिए भी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं या प्राइवेट कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले क्या है कि हम अपने हिसाब से कोई कोर्स नहीं चला सकते हैं जिसकी हमें एफिलिएशन मिलेगी। अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें तो पहले हमें एनसीटी से रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है, फिर एफिलिएशन लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी हमें बताती है किस हिसाब से हमें कोर्सेज को रन करना है। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शंस कम हो, ऑटोनोमस कॉलेज होने चाहिए, तो वो अपने हिसाब से जो है कोई भी कोर्सेज को लागू कर सकते हैं। इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, हम आगे चर्चा करेंगे कि लिबरलाइजेशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगी, लेकिन यहाँ पे हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो क्या है, रिड्यूस रिस्ट्रिक्शंस, बाधाओं को कम करना। ठीक है। दूसरा है रिड्यूस्ड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। जो भी हमारे लघु उद्योग है, छोटे उद्योग है, जहाँ बड़े उद्योग भी हैं, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। उनको खुद उनको स्टैब्लिश करने का हमें मौका देना चाहिए ताकि हम वो अच्छे से अपना डेवलप कर सकें। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होते हैं कि आज पॉलिसीज लागू हुई, वो कई सालों बाद हम तक पहुंचती है। जब वो ऑटोनोमस होगा तो हम उस अपने हिसाब से उसको ढाल कर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर है इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उदारवादी नीतियां हमारे यहाँ होगी, तो हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी। जब रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे और जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज हैं वो कम होंगी, तो क्या होगा, हमारे देश में क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसका सीधा सीधा क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी कंट्री को उसका अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलेगा, हमारी कंट्री डेवलप होगी। अब अभी अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसे कनाडा का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं उन्होंने फीस बढ़ा दी है अपनी, लेकिन उस वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको इजी कर दिया है। आप आइल्स के टेस्ट देंगे, उसके बाद आप वहाँ की फीस फिल करेंगे और वहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है, जो फीस हमारे देश में रहने वाली थी वो कहाँ गई, वो कनाडा में गई। वो भी अच्छी खासी रकम, 18 से 20 लाख का खर्च आता है बच्चे का 1 साल का, जो उसके पेरेंट्स यहाँ से लगाते हैं। तो वो पेमेंट कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कनाडा में जा रहा है। तो डेवलप कौन हो रहा है, कनाडा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे जाएंगे वहाँ पे फीस पे करेंगे और उसके बाद वहीं पे वर्क करेंगे, वहीं पे टैक्स पे करेंगे, तो वो कंट्री डेवलप होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स, जो हम टैक्स, हमारी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है, इस टैक्स को कम करना चाहिए। अगर हम कुछ काम करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना, जब देखा जाता है टैक्स इतना ज्यादा है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उस काम को नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, जो काम करने वाले बंदे वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जो कि ज्यादा टैक्स की वजह से होता है। आगे है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग राज। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो रिमूवल है लाइसेंसिंग राज, जो लाइसेंस प्रणाली है उसको खत्म करना या बंद करना। ठीक है। क्योंकि लाइसेंस की वजह से अगर हम आज कोई काम करना चाहते हैं, उसके प्रोसेस में ही बहुत समय हमें लग जाता है, तो उस चीज को हम जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलाइजेशन। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फ्रीडम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, रिड्यूस रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रिफॉर्म्स, रिमूवल ऑफ लाइसेंस राज। ठीक है। देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझना था कि उदारीकरण होता क्या है। ठीक है। ये था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन क्या है। अब इसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन और लिबरलाइजेशन में क्या संबंध है और हमारे एजुकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है लिबरलाइजेशन का, और एजुकेशन में लिबरलाइजेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी जो अगला हमारा पॉइंट है वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। जो हमारी एजुकेशन है इसमें लिबरलाइजेशन का क्या महत्व है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम लिबरल नहीं है। पहली बात तो यह है, इसको लिबरल हमें करना है। लिबरल का मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है,
बहुत जगह से हमें एफिलिएशन लेनी पड़ती, कई बार तो फाइल्स हमारी पड़ी रहती है 5-5 6-6 साल, वहां से एफिलिएशन नहीं मिल पाती, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, तो उससे क्या होता है कि वो 5-6 साल हम पीछे चले गए, उस क्षेत्र में वो एजुकेशन नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरा है एटोनॉमी नहीं है, बर्डन बहुत ज्यादा होता है। एटोनॉमी नहीं है कि हमें कोई डिसीजन लेना, हमें एग्जाम कराने हैं और हम अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, यूनिवर्सिटी लेट हो रहे थे, हमारे भी एग्जाम लेट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि हमारे पास एटोनॉमी नहीं होती है फीस के लेकर, और जो है एलिजिबिलिटी को लेकर, कई सारी चीजों को लेकर हमारे पास एटोनॉमी नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और अच्छे से उस संस्था को नहीं चला पाते हैं। आगे है रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उदारीकरण जरूरी। रिजिडिटी मतलब एक कठोरता बहुत ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा कठोरता जो है नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं, जो हमारी एजुकेशन की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो यूएसए है उसने शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। उसने कहा था जो भी शिक्षा की जिम्मेदारी वो स्थानीय निकायों को देनी चाहिए, जो लोकल एजेंसीज हैं उनको हम पूरी जिम्मेदारी देने, जैसे अपने यहाँ यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ जो विकेंद्रीकरण करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, जो भी संस्थाएं हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वही एजुकेशन के सिस्टम को लागू करें, तो वो एक उदारीकरण का उदाहरण है। अपने यहाँ क्या है कि एक कठोर है, एक बोर्ड से हमें एफिलिएशन लेनी है, उसके बाद हम स्कूल को रन कर सकते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो रिजिडिटी है, जो अगर वो कम हो तो हम शिक्षा को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण जब इतना ज्यादा बर्डन होगा तो हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे। आज आप देख रहे होंगे एनईपी 2020 लागू हुई है, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली की वजह से कितनी सारी समस्याएं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आ रही हैं। नियम तो बहुत से लागू हो जाते हैं, लेकिन उसको फॉलो कराना बहुत बड़ी बात है। अगर यहीं पर हम इसको लिबरलाइज करें, इसको उदारवादी नीति में अपनाएं, तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो स्थानीय स्तर पे हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक शोध का अभाव है, जो रिसर्च है उसका भी अभाव है, तो जब ज्यादा रिसर्च होगी तभी हम उस चीज को बारे में हम समझ पाएंगे। ठीक है। इच्छुक लोगों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो रियल में एजुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो रेगुलर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो किसी बाउंडेशन की वजह से, क्योंकि लिबरलाइजेशन नहीं है, तो किसी बाउंडेशन की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पॉइंट का यहाँ पे यही मतलब है, जो इच्छुक लोग हैं वो कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो इस एजुकेशन प्रणाली में नहीं आ पा रहे हैं, अपनी शिक्षा को नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है। ये था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन। और अब हम आगे बात कर वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर बात करें, सबसे पहले है फैसिलिटेट रिसर्च बेस्ड कैरियर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। फैसिलिटेट रिसर्च बेस्ड कैरियर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है। जो उदारवाद है, जो लिबरलाइजेशन या लिबरल की हम बात करें, तो हमें क्या करता है, एक रिसर्च बेस्ड कैरियर टीचर्स और स्टूडेंट के लिए हमें फैसिलिटेट करता है। जब हम लिबरल होंगे, हम स्वतंत्र होंगे, तो हम क्या होगा कि हम अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं और अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है शिक्षा की आपूर्ति को बढ़ाना। जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम अलग नई नई संस्थाएं खुलेंगी, अपने अकॉर्डिंग वो काम करेंगी, तो क्या होगा, हमारी जो शिक्षा की आपूर्ति वो बढ़ेगी। जैसे हम अभी स्कूल खोलना हो तो हमें काफी जगह से डीआईओ से और कई जगह से कई मानक पूरे करने पड़ते हैं, और वहां से क्या होता है, हमें फिर एफिलिएशन मिलती है, फिर हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है। तो जब ये उदारीकरण होगा, इन चीजों में हमें समय बचेगा और इन चीजों की बाउंडेशंस कम होंगी, तो हम आसानी से कोई संस्था खोलकर आप उस शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो शिक्षा की आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद है शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी। इसमें देखिए, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी। अब इस चीज को समझिए क्वालिटी कैसे बढ़ती है। देखिए, जब रिजिडिटी होती है, कठोर चीजें होती हैं, तो कुछ नॉलेजेबल
पर्सन्स या कुछ ऐसे लोग जो है वो अपने नॉलेज को नहीं दे पाते हैं, वो उस प्रोसेस में नहीं आ पाते हैं। और जब लिबरलाइजेशन होता है तो वो भी क्या है, अपना सिस्टम से उसमें आ सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो शिक्षण की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है, उससे पढ़े लिखे लोग और इन्वॉल्व होंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगी, जैसे हम जो है जब एक एरिया में कई सारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो वहां पे फिर कंपटीशन होता है कि कौन सा स्कूल अच्छा काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो हर साल रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी वो डेवलप होती है कंपटीशन में। ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन होता है और कंपटीशन बढ़ता है। और जो हमारी फीस है, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अभी आप लोग देखिए मार्केट में क्या होता है कि हम लोग अगर कहीं बात करें, जैसे कोचिंग की बात ले लो आपकी, वो कोचिंग इस स्टेट में करा रहे हैं, साथ में ऐसी ऐसी क्लासेस भी दे रहे हैं और पीडीएफ भी दे रहे हैं, आप लोग पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक जो लिबरलाइजेशन जब होता है हमारी एजुकेशन में तो ये हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑफिस में फीस में कमी आती है, कंपटीशन में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब क्या है, उदारीकरण छात्रों को घर के नजदीक पढ़ाई करने का मौका देता है। उदारीकरण का क्या है, जैसे आप लोग समझ ही रहे होंगे आज कि अब अगर नहीं भी है तो हम लोगों ने कितना कुछ चेंज किया। जो रियलिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के या टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या है, एडमिशन ले लेते हैं स्टूडेंट को, कहते हैं हाँ ठीक है आप जो है घर पे रह के पढ़िए और प्रैक्टिकल्स में और एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आ जाना। ये क्या है, ये लिबरलाइजेशन है। क्यों है, क्योंकि हमारी नीड है, कंपटीशन है। जो कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें लिबरल होना पड़ता, हमें छूट देनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर छूट नहीं देंगे तो क्या होगा, एडमिशंस नहीं होंगे, वो अदर कॉलेजेस में एडमिशन से लेंगे। तो यही तो है ना कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी है, तो अभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, घर के नजदीक पढ़ाई करने का मौका मिलता है बहुत सारे। अगर स्कूल कॉलेजेस हो जाएंगे तो हम आसानी से अपने क्षेत्र में पढ़ लेंगे। जो चीज हम पढ़ने जाते हैं अदर मेट्रो सिटीज में पढ़ने जाते हैं वो हमें लोकल एरिया में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है विशिष्ट कौशल सेट के साथ बेहतर उद्योग उन्मुख। अब जब लिबरल होगा तो हमारे अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी तो हमारे देश में जो क्या होगा, इंडस्ट्री और ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, जिससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा राष्ट्रीय विकास होगा। आगे है प्रौद्योगिकी और संचार में तीव्र विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। जब उदारीकरण होगा तो जब लिबरल होगा, लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हमारा देश का क्या है, विकास होगा, प्रौद्योगिकी का विकास होगा, नए नए प्रौद्योग लगेंगे। जब रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी तो उद्योग ज्यादा लगेंगे। ठीक है, संचार में तीव्र विकास होगा, ऐसी डिग्री को विश्व भर में मान्यता मान्य होगी। ठीक है, तो ऐसी हमें एजुकेशन देनी चाहिए जो क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी मान्यता होनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन को हमें फॉलो करना चाहिए जो क्या है, ऑल वर्ल्ड में वो उसकी मतलब मान्यता हो, कंसिडर की जाए। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। ये तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी ज्यादा ढील दे देंगे तो नियम कानून कौन फॉलो करेगा, जब इतना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी हम नियम फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला अनियमित संस्थाएं, तो बिना मान्यता के स्कूल खुलेंगे और उनमें कोई नॉर्म्स का या कोई फैकल्टी का सिस्टम नहीं रहेगा, शोषण होगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा निजीकरण या उदारीकरण भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है समझ के बिना डिग्री। हाँ, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कहने को लिबरलाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए प्रैक्टिकली तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है इस समय हमारे देश में। तो बिना समझ के डिग्री का मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है डिग्री कैसे बांट रही हैं और स्टूडेंट जाए बिना ही पता नहीं किस तरीके से वो एग्जाम भी कराते हैं, सारा चीजें हो रही हैं। तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहेंगे ही इसके। अगर हम इसको, इसमें तो आ जाता है ना, फिर नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस चीज को फॉलो करें या ना करें। तो नैतिकता नहीं है तो रियलाइजेशन क्या है, फेल हो जाता है। विदेशी डिग्री चाहत किसी भी कीमत पर प्रवेश, जैसे एक हम सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करें, जैसे हम चाहें कि हमें डिग्री चाहिए, जैसे यहाँ पे कहा विदेशी डिग्री, डिग्री चाहिए हमें। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उदारवाद है, हम कहीं से भी डिग्री ले सकते हैं, तो उसकी चाहत के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पीएचडी का हम लेते हैं, पीएचडी की डिग्री के लिए स्टूडेंट क्या है 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और कुछ भी नहीं करता है, उसकी थीसिस भी लिख जाती है, वाइवा भी हो जाता है, सारी चीजें हो जा रही हैं। तो ये क्या है कि एक सिंबल के लिए
डिग्री के लिए काम कर रहे हैं हम केवल। तो ये क्या है, नतीजा किसका है, निजीकरण का ही नतीजा है। निजीकरण हुआ तभी तो इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटियां खुली। अगर निजीकरण पे कुछ बाउंडेशन होता तो आज भी अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हमारे पास होते, अच्छी रिसर्चेज होती। तो क्या कैसी, वो तो एक काउंटिंग में आ जाएगा जितने हमने पीएचडी अवार्ड कराए, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो पा रहा है। उनको क्या पता होगा रिसर्च के बारे में जो डिग्री खरीद रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है लिबरलाइजेशन का। आगे है फर्जी संस्थानों का खतरा। बिल्कुल होगा भाई, जब लिबरलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है तब भी तो फर्जी कॉलेजेस, फर्जी यूनिवर्सिटीज, फेक यूनिवर्सिटी कितनी हो जाती हैं, तो उनके मानक नहीं पूरे होते हैं। और जब हम सबको लिबरल कर दें तो बहुत ज्यादा ही फर्जी इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है इसका ये भी इम्पैक्ट है कि जब हम लिबरल होंगे तो फर्जी इंस्टीट्यूट की संख्या जो बढ़ जाएगी, जो हमारे देश के लिए खतरा होगी। निम्न स्तरीय संस्थान भी हैं जो वाणिज्यिक उद्देश्य में संस्थान चलाते हैं। निम्न स्तरीय संस्थान भी बहुत ज्यादा खुलेंगे, उनका कोई लेवल नहीं होगा, उनका कोई नॉर्म सेट नहीं किए जाएंगे, तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए नेगेटिव इम्पैक्ट। और एक दो और है जो हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें ये क्या है कि भारत में जो भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब भ्रष्टाचार, जब हम लिबरलाइजेशन को लागू करेंगे तो भ्रष्टाचार क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, और जो फर्जी डिग्रियां होंगी और पार्शियलिटी होगी, ये सारी चीजें क्या है लिबरलाइजेशन में जो नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। अच्छा, एक और है कि अगर हम बाउंडेशन नहीं होगा तो हम ऐसे ही नंबर बांटेंगे बच्चों को और अधिक से अधिक मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसमें भी क्या होगा, फिर एक भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, जिसका हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ा, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पढ़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ा। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला क्या, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, और रिड्यूस रेस्ट्रिक्शंस, रिड्यूस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रिफॉर्म्स, रिमूवल ऑफ लाइसेंस राज, ये सारी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्या होती है। एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन सिस्टम लिबरल नहीं है हमारा, इसलिए ऑटोनॉमी के लिए होता है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है उसको कम करने के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और हमारी जो रिसर्च है उसका अभाव है रिसर्च के लिए। ठीक है, अब इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, फैसिलिटेट रिसर्च बेस्ड कैरियर, जो हमारी रिसर्च है उसको बढ़ावा देंगी, शिक्षा की जो आपूर्ति उसको बढ़ावा मिलेगा, जो शिक्षा जहाँ नहीं पहुंच पा रही वहां शिक्षा पहुंचेगी, और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ेगी। उदारीकरण से छात्रों को क्या है, आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं घर के नजदीक। विशिष्ट कौशल के साथ पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकी और संचार में तीव्र विकास होगा, जो हमारी प्रौद्योगिकी है और कम्युनिकेशन है उसमें तीव्र विकास होगा। ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव में क्या, अनियमित संस्थाएं, अनियमित होंगी संस्थाएं, कोई नियम फॉलो नहीं करेगा क्योंकि वो फ्री होंगे उस चीज के लिए, समझ के बिना डिग्री, केवल डिग्री बांटी जा रही, जैसा मैं पहले ही बात कर रहा था। और फर्जी संस्थानों का खतरा बढ़ जाएगा, जो भी फेक यूनिवर्सिटीज आप लोग सुन रहे हैं तो वो और ज्यादा बढ़ेंगी, और ज्यादा फर्जी कॉलेजेस होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।